नमस्कार, इंडियन पॉलिटिकल लीग यानी कि आईपीएल में आपका स्वागत है। मैं हूं रवीश। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना यादव और वक्त है क्रिकेट की भाषा में चुनावी घमासान के चौके छक्के देखने का। आपको बताएंगे कि आज सियासत की पिच पर कौन बना मैन ऑफ द मैच, किसकी गुगली में कौन फंसा और किस पर बरसी बाउंसर। और चलिए शुरुआत कर लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केदारनाथ धाम के इस पूरे दौरे को लेकर। तस्वीर आप देखिए, पीएम मोदी पहुंचे हैं उस गुफा में जहां पर आज वो साधना करेंगे, ध्यान लगाएंगे। तो साधना गुफा, ध्यान गुफा की तरफ आगे बढ़ते हुए पीएम मोदी, आपको बता दें केदारनाथ धाम में आज पीएम मोदी ने विशेष पूजा अर्चना की और आज सुबह वो यहां पर पहुंचे, रुद्राभिषेक किया बाबा केदार का और यहां पर विशेष पूजा अर्चना करने के बाद में यहां पर हो रहे पुनर्निर्माण कार्यों का उन्होंने जायजा लिया और फिर इसके बाद में वो पहुंचे हैं गुफा साधना की ओर, जहां पर वो गुफा करेंगे। दो तस्वीरें देखिए, मोदी की शिव साधना की और उसके बाद में वो गुफा साधना की ओर आगे बढ़े हैं। सुरक्षा व्यवस्था काफी बढ़ाई गई है और चूंकि मौसम की अगर बात करें तो लगातार यहां पर बर्फबारी हो रही है, ऐसे में ठंडक काफी ज्यादा है, लेकिन इसके बावजूद यहां पर शिव साधना कर रहे हैं पीएम मोदी। रवीश, बिल्कुल, और केदारनाथ धाम में काफी आस्था रही है नैना प्रधानमंत्री मोदी की। हमने देखा है जब प्रधानमंत्री बने थे तब भी वो केदारनाथ धाम के दर्शन करने गए थे। उसके बाद जब वहां पर काफी आपदा आई थी, उसके बावजूद भी जब वहां पे पुनर्निर्माण का कार्य हुआ था तब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो थे वो केदारनाथ के दर्शन करने पहुंचे थे और अब भी वहां पे पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं बारिश वहां पे हो रही है, छाता लेके जो उनके सुरक्षा कर्मी हैं वो प्रधानमंत्री मोदी के साथ नजर आ रहे हैं। पहले उन्होंने शिव साधना की, अब गुफा के दर्शन करने जा रहे हैं और माना यह भी जा रहा है, जो कि खबर हमें मिल रही है कि विश्राम भी प्रधानमंत्री मोदी वहीं करेंगे, ध्यान साधना भी वो करेंगे। तस्वीरें दिख रही, काफी जो है, अगर रास्ते की मैं बात करूं तो काफी कठिन रास्ता है यहाँ का और आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को छाते के साथ, और आप उनका लिबास भी देखिए तो पारंपरिक जो हमारा उत्तराखंड का लिबास होता है वो वहाँ पे नजर आ रहा है। बिल्कुल, और जब अगर हम केदारनाथ धाम की या फिर इस पूरे इलाके से अगर प्रधानमंत्री मोदी के जुड़ाव की बात करें तो हम जैसा सभी जानते हैं कि पीएम मोदी शिव भक्त हैं। सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं बल्कि जब मुख्यमंत्री थे या फिर यूं कहा जाए मुख्यमंत्री बनने से पहले से भी पीएम मोदी का यहां से विशेष जुड़ाव रहा है, क्योंकि यहां पर उन्होंने लगभग 1.5 महीने तक यहाँ पर गरुड़ चट्टी जो जगह थी वहां पर उन्होंने साधना की थी। लेकिन जब आपदा आई 2013 में तो वो भी पूरी तरह से तहस नहस हो गया। अब उसे पूरी तरह से नया रूप दिया गया। नई ये जो गुफा बनी है, पीएम मोदी यहाँ पर अब साधना करेंगे। आज विशेष पूजा अर्चना की गई। कहा जा सकता है पहले चुनाव के लिए शक्ति प्रदर्शन हुआ और अब शिव भक्ति यहाँ पर जरूर देखने को मिल रही है। जी हाँ, बिल्कुल। इंडियन पॉलिटिकल लीग आईपीएल में आखिरी राउंड का मैच कल होने वाला है, लेकिन उससे पहले तमाम दिग्गज नेताओं ने भगवान के दर पर हाजिरी लगानी शुरू कर दी है। तो आपने पहले तो तस्वीर देखी ही, पीएम मोदी बाबा केदारनाथ के दर्शन करने के लिए पहुंचे, विशेष पूजा अर्चना की, आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे। पीएम मोदी आज रात केदारनाथ धाम में ही शक्ति साधना करेंगे। शिव की भक्ति में लीन हुए प्रधानमंत्री मोदी। केदारनाथ धाम में दिखा प्रधानमंत्री मोदी का नया अवतार। गढ़वाली पोशाक में पीएम मोदी हेलीकॉप्टर से उतरे और सीधे बाबा केदारनाथ के दर पहुंचे। इस दौरान वो हाथ जोड़े सदे हुए कदमों से आगे बढ़ते रहे। सिर पर पहाड़ी टोपी और कमर पर भगवा गमछा बांधे पीएम मोदी सीधे मंदिर के गर्भगृह तक पहुंचे और पूरी तल्लीनता और भक्ति भाव से बाबा केदारनाथ की पूजा अर्चना की। केदारनाथ मंदिर में भगवान शिव की आराधना करते हुए पीएम मोदी ने भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। उन्होंने गर्भगृह में तकरीबन आधे घंटे तक पूजा अर्चना की। पूजा के बाद मंदिर के पुजारी ने पीएम मोदी को पटका पहनाया। इसके बाद पीएम मोदी मंदिर से बाहर निकले। हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर उन्होंने महादेव की सवारी नंदी की परिक्रमा की। इस दौरान पीएम मोदी ने वहां मौजूद लोगों का भी अभिवादन किया। वैसे तो पीएम मोदी बीते 2 सालों में चौथी बार यहां आ चुके हैं, लेकिन इस बार उनका बदला रूप देखने को मिला। पहाड़ी ड्रेस में पीएम मोदी छड़ी के साथ चहलकदमी करते दिखे। आमतौर से मई के महीने में केदारनाथ की पहाड़ी से बर्फ गायब हो जाती है, लेकिन इस बार मई के महीने में भी केदारनाथ की पहाड़ी बर्फ की सफेद चादर से ढकी हुई है। पीएम मोदी ने काफी देर तक मंदिर परिसर में हो रहे निर्माण कार्यों का मुआयना किया। अधिकारियों के साथ नक्शे को देखा और छड़ी के सहारे वो काफी देर तक मंदिर परिसर में घूमते रहे।
केदारनाथ मंदिर में पूजा अर्चना और निर्माण कार्यों के जायजे के बाद पीएम मोदी केदारनाथ में ही रात्रि विश्राम करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री केदारनाथ क्षेत्र में बनी ध्यान गुफा में भी ध्यान करेंगे। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण के लिए 19 मई यानी कल वोटिंग है और उससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी केदारनाथ की शरण में है। केदारनाथ के बाद कल वो बद्रीनाथ का भी दर्शन करेंगे। टीम न्यूज नेशन। तो चुनाव नतीजे से पहले बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी भोलेनाथ की शरण में पहुंचे हैं। जी हां, बिल्कुल। अमित शाह ने तीसरे दौर के चुनाव से पहले सोमनाथ मंदिर जाकर पूजा अर्चना की, तो वहीं पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा और उनके बेटे एचडी कुमारस्वामी ने तिरुपति बालाजी के दर पर जाकर जीत का आशीर्वाद मांगा। आखिरी दौर का चुनाव है और नतीजों की नजदीक आती तारीख के बीच नेताओं को अब ईश्वर से ही आस है। तभी तो अपने अपने पक्ष में नतीजों की उम्मीद लगाए नेता भगवान के दर मत्था टेक रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष ने भगवान सोमनाथ का रुद्राभिषेक किया। अमित शाह सोमनाथ मंदिर में थे, तो वहीं जेडीएस चीफ और पूर्व पीएम एचडी देवगौड़ा अपने बेटे एचडी कुमारस्वामी के साथ तिरुपति बालाजी के दर्शन करने पहुंचे। देवगौड़ा परिवार ने परंपरागत परिधान में पूरे भक्तिभाव से तिरुपति बालाजी के मंदिर में पूजा अर्चना की और जीत का आशीर्वाद मांगा। इस मौके पर देवगौड़ा ने साफ कहा कि वो कांग्रेस के साथ हैं। नेताओं को जीत की उम्मीद है और भगवान पर यकीन। अब देखना होगा कि 23 मई को किस पर ऊपर वाला मेहरबान होता है। टीम न्यूज नेशन। तो आखिरी चरण का जो चुनाव है रवीश, वो होने वाला है और उसका प्रचार खत्म हो चुका है। अब हर कोई भगवान के दर पर जाकर उन्हें मनाने की कोशिश में जुटा है और उनका आशीर्वाद लेने की कोशिश करे। चलिए अब ये जरा जान लेते हैं कि आखिरी फेज आखिर इतना इंपॉर्टेंट क्यों? बिल्कुल इंपॉर्टेंट फेज है और कई लोग ये कह रहे हैं कि शायद जो सत्ता का फैसला है ना, वो इसी फेज से होने वाला है। तो ग्राफिक्स के जरिए नैना मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि आखिरी फेज में कहां मतदान होने वाला है, कितनी सीटें जो हैं वो दांव पर लगी हुई हैं और कितनी सीटों पर मतदान होने वाला है वो हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं। सबसे पहले हम बताते हैं कि उत्तर प्रदेश की, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट राज्य है देश का और कहते हैं कि सियासत का फैसला यहीं से होता है। 13 सीटों पर मतदान होगा। 7 फेज का इलेक्शन था, आखिरी फेज का इलेक्शन है। बिहार 8 सीटों पर यहां पर भी मतदान होगा। तो दोनों इंपॉर्टेंट स्टेट, पश्चिम बंगाल जो हाल फिलहाल बहुत चर्चा में रहा है, राजनीतिक हिंसा की वजह से भी चुनाव प्रचार एक दिन पहले एक्स्ट्रा बंद कर दिया गया था, उसकी भी 9 सीटें जो है वो दांव पर लगी हुई है। पंजाब की अगर बात की जाए, पंजाब को लेकर भी काफी बयान आए थे। सैम पित्रोदा का बयान आया था, 13 सीटें वहां की दांव पे लगी हुई है। मध्य प्रदेश की 8 सीटें दांव पर लगी हुई है। तो नॉर्थ इंडिया, इसके साथ ईस्ट इंडिया की भी बात की जाए, इन सारी जगह पे मतदान होना है। 8 राज्य हैं और 59 सीटों पर जो है वो मतदान होना है। आखिरी फेज है ये। तो ये सब हम आपको बता रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। 8 राज्यों में 59 सीटों पर मतदान होना है। चुनाव नतीजों से पहले सभी दलों ने सरकार बनाने के लिए अपनी अपनी जो फील्डिंग है वो शुरू कर दी है। बीजेपी से अलग सभी दलों को लामबंद करने के लिए आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू का मुलाकातों का दौर जारी है। नायडू ने आज दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और शरद पवार से मुलाकात की, तो वहीं सोनिया गांधी ने क्षेत्रीय दलों से बातचीत के लिए एक कोर टीम बनाई है। पहले राहुल गांधी से मुलाकात, फिर शरद यादव से मिले चंद्रबाबू नायडू। कुछ इस तरह चुनाव नतीजों के आने से पहले गैर एनडीए दलों को एकजुट करने की कवायद जारी है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने आज दिल्ली पहुंचकर कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ बैठक की। तो वहीं राहुल से मिलने के बाद चंद्रबाबू नायडू शरद यादव के घर पहुंचे। चुनाव नतीजों से पहले इस मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है। नई सरकार के लिए नायडू विकल्प तलाश रहे हैं, तो वहीं बीजेपी कह रही है कि नायडू की कोशिश बेकार साबित होगी क्योंकि सरकार बीजेपी की बनेगी। बहुमत मिलेगी और एनडीए को 2/3 बहुमत मिलेगी, हमें ऐसा पूर्ण विश्वास है। तो इसलिए ये सारे जो प्रयास है ये प्रयास बिल्कुल व्यर्थ साबित होंगे। एक तरफ चंद्रबाबू नायडू विपक्षी नेताओं को लामबंद कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से सोनिया गांधी ने भी इस दिशा में पहल शुरू की है। सोनिया गांधी ने चुनाव नतीजों से पहले एक कोर टीम बनाई है, जिन्हें क्षेत्रीय दलों से बातचीत की जिम्मेदारी दी गई है। सोनिया की कोर टीम में अहमद पटेल, पी चिदम्बरम, कमलनाथ, अशोक गहलोत और ए के एंटनी जैसे दिग्गज नेताओं को शामिल किया गया है। आखिरी दौर का चुनाव होने वाला है। चुनाव के नतीजे आने अभी बाकी हैं, लेकिन उससे पहले कांग्रेस और टीडीपी की कोशिश ये बताने के लिए काफी है कि विपक्ष किसी भी परिस्थिति के लिए खुद को तैयार कर रहा है। टीम न्यूज नेशन।
और आइए ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि आखिरी फेज में कौन कौन से वो दिग्गज हैं जिनकी किस्मत का फैसला कल होगा, किस किस की किस्मत दांव पर लगी हुई है। ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। नरेंद्र मोदी वाराणसी सीट से, देश के प्रधानमंत्री वाराणसी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा मीरा कुमार जो कि पूर्व लोकसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं, स्पीकर रह चुके हैं, सासाराम से कांग्रेस की उम्मीदवार हैं। रविशंकर प्रसाद पटना साहिब से बीजेपी के उम्मीदवार हैं, अभी तक राज्यसभा में थे, लोकसभा का चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। शत्रुघ्न सिन्हा की अगर बात करें, पटना साहिब से वो एमपी रहे बीजेपी के टिकट में, लेकिन अब कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं। रामकृपाल यादव की बात करें तो पाटलिपुत्र से वो बीजेपी के कैंडिडेट हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए मीसा भारती की, पाटलिपुत्र से वो आरजेडी की उम्मीदवार है, पिछली बार भी वहां से चुनाव लड़ी थी, जीत हासिल नहीं थी। अश्विनी कुमार चौबे की अगर बात करें, बक्सर से चुनाव लड़ेंगे, बीजेपी के उम्मीदवार हैं। सनी देओल पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, विनोद खन्ना की जो सीट खाली हुई थी गुरदासपुर से, वहां से चुनावी ताल ठोकते हुए नजर आएंगे। कल मतदान है। इसके अलावा अगर हम बात करें हरदीप पुरी की, अमृतसर से वो चुनाव लड़ेंगे, बीजेपी के कैंडिडेट हैं। मनीष तिवारी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आनंदपुर साहिब से वो चुनाव लड़ेंगे कांग्रेस के टिकट पर। इसके अलावा हरसिमरत कौर बादल जो कि मिनिस्टर भी हैं, बठिंडा से, कल मतदान का दिन है, शिरोमणि अकाली दल की हैं, भगवंत मान सांसद हैं, और संगरूर से वो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं। ये वो दिग्गज हम आपको बता रहे हैं। कल जो वोटिंग होनी है, रवि किशन की अगर हम बात करें, गोरखपुर से पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, एक्टर हैं, बीजेपी से उनको टिकट मिला हुआ है। किरण खेर चंडीगढ़ से चुनाव लड़ रही हैं, सिटिंग एमपी भी है वहां की, और अनुपम खेर भी उनका प्रचार करने आए थे। तो तमाम दिग्गजों की जो लिस्ट है ये हमने आपको बताई। इनकी जो किस्मत का फैसला है ये कल होगा। 7th फेज है कल इलेक्शन का, आखिरी फेज है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने बयान की गुगली फेंकी है। 24 घंटे के भीतर गुलाम नबी आजाद ने प्रधानमंत्री पद को लेकर 2 अलग अलग बयान दिए हैं। इस वक्त हम कोई इशू नहीं बनाना चाहते हैं कि जब हम नहीं बनेंगे तो कोई भी नहीं बनेगा, ऐसा कोई संभावना नहीं। चुनावी नतीजों से पहले गुलाम नबी आजाद ने गुगली फेंक दी। लगा शायद कांग्रेस के नेता प्रधानमंत्री पद को लेकर इच्छुक नहीं है, लेकिन अगले ही दिन गुलाम नबी आजाद अपने ही बयान से पलट गए। गुलाम नबी आजाद ने यू टर्न लिया, अब कहने लगे कि मौका मिला तो सरकार चलाएंगे। अगर कोई रिमोट चांस हुआ कि नहीं बनता है तो उसका ये मतलब थोड़ी कि हम मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने देंगे, उस वक्त फिर सोचा जा सकता है। केंद्रीय मंत्री रह चुके गुलाम नबी आजाद के इस गुगली पर बीजेपी ने हिट शॉट मारने की कोशिश की। कांग्रेस के नेता और गुलाम नबी आजाद भी बहुत मजाक कर रहे हैं। सरकार बनाने के दावा करना केवल और केवल अपनी जनता को गुमराह करने के लिए है। वैसे पहली दफा नहीं है जब पीएम पद को लेकर अलग अलग राय सामने आई है। विपक्षी दल अपनी जीत का दावा तो कर रहे हैं, मगर ये तय नहीं कर पा रहे कि उनका नेता कौन हो सकता है। टीम न्यूज़ नेशन। और नैना, ऐसा लग रहा है कि लालू परिवार की टीम में अब भी अनबन थमी नहीं है। जी हाँ, क्योंकि एक टीम में होते हुए भी लालू के दोनों बेटे एक बार फिर से नाराजगी जता रहे हैं और मनाने की भी कोशिशें लगातार उन्हें की जा रही है। मुझे आज बोलने नहीं दिया गया, मिस यू पापा। ये गुगली है तेज प्रताप यादव की, जिन्होंने बहन मीसा के चुनाव प्रचार में बोलने न दिए जाने पर ट्विटर पर अपनी नाराजगी जाहिर की। दरअसल मीसा भारती के समर्थन वाली रैली में लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप को भाषण देने के लिए नहीं बुलाया गया, जिससे तेज प्रताप नाराज हो गए। वहीं भाई की गुगली से बचते हुए तेजस्वी यादव भी हिट विकेट हो गए। तेजस्वी ने कहा कि सभाओं में समय की पाबंदी भी होती है। समय सीमा भी होती है लोगों का, और समय सीमा के अंदर जो है आपको, क्योंकि रोड शो भी करना होता है, तो हो सकता है उस वजह से नहीं होगी, तो ये कोई बड़ी बात। लालू फैमिली में 2 भाइयों का घमासान पहले भी कई बार नजर आ चुका है। टीम न्यूज़ नेशन। तो चुनावी पिच पर स्टेडियम की तरफ से नेताओं का विरोध भी देखने को मिल रहा है। ताजा विरोध जो हुआ है वो कमल हसन का है। कमल हसन की सभा में अंडे पत्थर फेंके गए। जैसे ही नेताजी अपनी पिच पर उतरे, स्टेडियम में खड़े एक शख्स ने नेताजी पर अंडा फेंक दिया। दरअसल तमिलनाडु के अरावकुरिची में अभिनेता से नेता बने कमल हासन सभा खत्म करके मंच से उतर रहे थे।
तभी एक शख्स ने उन पर अंडे फेंक दिए। समर्थकों ने स्टेडियम में आरोपियों को पकड़ा और जमकर पिटाई की। वहीं कमल हासन को चारों ओर से पुलिस ने घेर लिया और सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया। I feel that the quality of the polity is going down, and I will not indulge in this mudslinging back and forth. चुनावी मैच का फाइनल होने वाला है और इस चुनावी तपिश में नेता और कार्यकर्ता लगातार बल्लेबाजी कर रहे हैं। अब सबको 23 मई के चुनाव नतीजों का इंतजार है। टीम न्यूज़ नेशन। तो आईपीएल में अभी के लिए इतना ही, लेकिन आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता।